माँ देखो मसाला तैयार है ना, सब्जी डाल दूँ अब? अरे नहीं नहीं, अभी तो मसाला और पकेगा। जब तक मसाला तेल न छोड़ दे तब तक इसमें सब्जी मत डालना। ठीक है माँ। तो मैं आटा गूंद दूँ? हाँ, और सुन, आटे को, हाँ मुझे सब याद है माँ, कि आटा गूंदने के बाद इसे थोड़ी देर पानी लगाकर छोड़ देना है। मतलब तुझे याद है सब? अब इतनी बार बताओगी तो याद तो हो ही जाएगा ना माँ। अरे अच्छा खाना बनाएगी तो ससुराल में सास से डांट नहीं खानी पड़ेगी। अब इसमें ससुराल कहाँ से आ गया माँ? क्यों, तेरी उम्र हो गई अब शादी की। तेरे बाबा रिश्ता ढूंढ रहे हैं तेरे लिए। देख तृप्ति, हर लड़की को अच्छे से खाना बनाना आना चाहिए। हाँ तो इतना तो मुझे आता ही है कि मैं सबका पेट भर सकूं। इतने से काम नहीं चलता है। अगर अच्छा खाना बनाएगी तो तुझे भविष्य में भी काम आएगा, समझी? तृप्ति बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसकी माँ लता ने उसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। धीरे धीरे तृप्ति अपनी माँ की ही तरह बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई। और फिर एक दिन, तृप्ति जल्दी इधर आ। क्या हुआ माँ? अरे तेरी किस्मत खुल गई बेटा। देख तो तेरे बाबा ने कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा है तेरे लिए। 2 भाई हैं, बड़े की शादी हो चुकी है और छोटे भाई का रिश्ता है तेरे लिए। बड़ा सा घर है उनका। अरे वाह, इसका मतलब बड़ी सी रसोई भी होगी जहाँ सारे मसाले और अच्छे अच्छे बर्तन होंगे। कमाल करती है तू। मैं क्या बोल रही हूँ और तू क्या सुन रही है? अरे माँ मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन शादी के बाद तो मुझे रसोई चलानी पड़ेगी ना। अब तो मुझे खाना बनाने में बड़ा मजा आने लगा है। पागल है तू भी। वैसे मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान तुझे जीवन में सारी खुशियां दे। ऐसे ही वक्त निकल गया और तृप्ति की शादी तरुण से हो गई। तृप्ति का ससुराल वाकई बहुत बड़ा और अमीर था, लेकिन दिक्कत ये थी कि तरुण को शराब पीने की लत थी और जब उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था तो उसके परिवार ने गरीब घर की तृप्ति को अपनी बहू बना लिया। एहसान मान हमारा कि इतने गरीब घर की होते हुए भी हम तुझे अपने घर लेकर आ गए। और क्या, अगर तरुण को शराब की लत न होती तो मैं अपनी जैसी किसी अमीर घर से देवरानी लेकर आती। कम से कम दहेज तो अच्छा मिलता। अब सुन, मेरा नाम रागिनी है और मैं तेरी जेठानी हूँ, तो मेरे सामने जरा झुक कर ही रहना, समझी? जी मैं समझ गई। एक पल में ही बेचारी तृप्ति के सारे अरमान चकनाचूर हो गए। उसकी सास सुषमा और जेठानी रागिनी ने पहले दिन उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले दिन जब तरुण कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था तब, सुनिए, अब आपकी शादी हो गई है, आप ये शराब की आदत छोड़ दीजिए ना। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जिंदगी भर साथ रहें, हमेशा। अपना मुंह बंद रख, समझी? मुझे क्या करना है ये तू मुझे मत बता। चुपचाप खाना बना, टीवी देख और सो जा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है तुझे, समझी? सास और जेठानी की जरी कटी सुनने से तृप्ति को उतना दुख नहीं हुआ था जितना उसे अपने पति की बातें सुनकर हुई। ऐसे ही एक दिन, माँ जी बस, अब बहुत हो गया। क्या हुआ रागिनी, तू इतने गुस्से में क्यों है? माँ जी तरुण को समझा लो, रोज रोज शराब पीकर लोगों से झगड़ता रहता है। अरे कोई काम धाम तो करता नहीं, बस अनाज का दुश्मन बना बैठा है। ऊपर से अपनी पत्नी और ले आया। इन्हें पालने के लिए मेरा पति सारा दिन अपनी ऐसी की तैसी क्यों करवाए भला? ऐसा क्यों बोल रही हो रागिनी तुम? तरुण तुम्हारा देवर है, आशीष का छोटा भाई है वो। मुझे भूख लगी है, खाना दे दो ना। हाँ अभी लाती हूँ। तृप्ति रसोई में गई और एक पैन में दाल गरम करने लगी। तभी उसकी जेठानी वहां आ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तनों को हाथ लगाने की? भाभी वो मैं तो बस खुद तो दहेज में एक फूटा बर्तन लाई नहीं और चलिए मेरी नॉनस्टिक कढ़ाई में दाल गरम करने, वो भी उस निठल्ले के लिए। माँ जी, ओ माँ जी! रागिनी ने रसोई से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर सुषमा रसोई में आई। माँ जी बस, बहुत हो गया। आज से भिखारिन इस रसोई में दिखनी नहीं चाहिए मुझे। खुद तो बर्तन लाई नहीं और शौक देखो, मेरी नॉनस्टिक कढ़ाई में खाना गर्म कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी उसे। नहीं, या तो आज से इस रसोई में ये आएगी या फिर मैं आशीष के साथ कहीं और जाकर रह लूंगी। आप ही बताइए कैसे करना है। नहीं तू क्यों जाएगी? सुन तृप्ति, अब उठा ये चूल्हा, ये ले सिलेंडर और ये बर्तन, जा अपने कमरे में जाकर खाना बना आपसे। रागिनी के दबाव में सुषमा ने भी बेचारी तृप्ति की बहुत बेइज्जती की। उधर ये सब होते हुए तरुण दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर मैं कुछ पैसे कमाता तो आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। आप ऐसा मत कहिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी कुछ बनाती हूँ। मैं कसम खाता हूँ, अब से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। तरुण की बात सुनकर तृप्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपना चूल्हा वहीं कमरे में जलाया और तरुण के लिए खाना बनाने लगी। लेकिन खाना बनाने से पूरे कमरे में धुआं भर गया, जिससे तरुण खांसने लगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कमरे में खाना बनेगा तो धुआं कहाँ जाएगा। रुकिए मैं कुछ करती हूँ। तभी तृप्ति ने अपने कमरे की बालकनी का दरवाजा खोला और अपना चूल्हा वहीं रख लिया और फिर वहीं खाना बनाने लगी। उस दिन उसने बहुत अच्छी सब्जी और दाल बनाई, जो दोनों पति पत्नी ने आराम से बैठकर खाना खाया। और फिर मेरी वजह से भाभी ने तुम्हें रसोई से निकाल दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, अब हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी है, बस इतना याद रखिए। हाँ तुम सच कह रही हो, मैं भी कल से ही काम की तलाश करता हूँ। अब मैं काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, ताकि तुम्हें कोई कुछ न कह सके। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, पर तरुण को काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन सुषमा के घर के बाहर आवाज आई। माई, कुछ खाने को दे दो, बाबा को भूख लगी है।
खाना खत्म हो गया है बाबा, आगे जाओ कहीं और से ले लो। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा भला हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। तृप्ति ने रागिनी को ये सब कहते सुन लिया था। फिर जैसे ही बाबा उसकी बालकनी के पास से गुजरे तब उसने आवाज देकर कहा, बाबा रुकिए, थोड़ी दाल और सब्जी बची है पर रोटी एक ही है मेरे पास। जो प्यार से दोगी बेटी बाबा खा लेगा। बाबा आपको मैं नीचे आकर खाना नहीं दे सकती, अगर मेरी जेठानी ने देख लिया तो वो मुझे बहुत बात सुनाएंगी। अब आप हाथ ऊपर करो, मैं आपको खाना पकड़ा देती हूँ। तृप्ति ने वहीं से नीचे खड़े बाबा की तरफ खाना बढ़ाया और बाबा ने भी हाथ ऊपर करके प्लेट पकड़ ली। उन्होंने वहीं बैठकर आराम से खाना खाया और फिर अरे वाह वाह, इतने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। बेटी तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, एक और रोटी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। बाबा वो मेरी सास और जेठानी मुझे बहुत कम राशन देते हैं, अब शाम को जब वो आटा देंगे तभी रोटी बना पाऊंगी। मेरे पति काम की तलाश में है पर अभी तक उन्हें काम नहीं मिला है। चिंता मत करो बेटी, तेरी तकदीर बदलने वाली है। तू बस अपने हुनर को आजमा। तू खाना बना और अपने पति से बोल कि वो उसे बेचे। और सुन, ये ले बाबा की तरफ से एक छोटी सी भेंट। बूढ़े भिखारी ने अपने थैले से एक सोने की अंगूठी निकाली और उसे तृप्ति को पकड़ा दिया। तृप्ति कुछ कहती उससे पहले ही बाबा वहां से चले गए। अगले दिन तरुण ने उस अंगूठी को बेचकर बाजार से ढेर सारा राशन और कुछ टिफिन खरीद लिए और फिर अब तुम अच्छा अच्छा खाना बनाओ और मैं उसे टिफिन में भरकर लोगों को बेचूंगा। अब अपनी बालकनी किचन ही अपने दिन संवारेगी। अगले दिन से तृप्ति ने वैसा ही किया। वो पूरे मन से अच्छा अच्छा खाना बनाती और तरुण साइकिल से बड़े बड़े ऑफिस में जाकर लोगों को टिफिन देकर आता। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा और अब तो तृप्ति की बालकनी के बाहर उसके बनाए टिफिन के लिए ग्राहकों की लाइन लगने लगी। तरुण भी तृप्ति की पूरी मदद कर रहा था। दोनों पति पत्नी अच्छा पैसा कमाने लगे और फिर एक दिन, अच्छा माँ, भैया, भाभी, आपसे बहुत प्यार और सहारा मिला। मैंने और तृप्ति ने छोटा सा घर खरीद लिया है। अब हम दोनों वहीं रहेंगे और वहीं से अपना काम धंधा करेंगे। अब आप लोगों को हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक तरफ तरुण और तृप्ति लगातार पैसे कमा रहे थे तो दूसरी तरफ आशीष की नौकरी चली गई। उसकी हालत खराब हो गई और फिर एक दिन ढाबे पर, भैया थोड़ा खाना खिला दो, हम बहुत भूखे हैं, चाहो तो ये मेरी पायल रख लो भैया प्लीज। रागिनी की आवाज सुनकर जैसे ही वो लड़का पलटा तो उसे देखकर रागिनी हैरान रह गई। वो तरुण था जो उस ढाबे का मालिक था। तभी तृप्ति वहां पर आई और उसने रागिनी के पैर छुए। भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये आपका ही ढाबा है, जब तक चाहे और जितना चाहे खाना खाओ। तृप्ति के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। रागिनी, आशीष और सुषमा उसे हारी हुई नजरों से देख रहे थे और उनकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। जल्दी खोलना, क्या लाई है आज? वही रोज की तरह आलू की सब्जी और रोटियां। वाह यार, तेरी मम्मी कितनी टेस्टी सब्जी बनाती है। ला तू अपना टिफिन मुझे दे दे। रुक, तू ये रोज रोज मेरी आलू की सादी सब्जी और रोटी क्यों खाती है? क्यों खाती हूँ का क्या मतलब? मुझे टेस्टी लगती है। ले, तू मेरा टिफिन खा ले। अच्छा, क्या लाई है आज तू? मुझे नहीं पता, खुद खोल के देख ले। अरे वाह, पनीर के पराठे। आना, दोनों मिलके खाते हैं। तू खा यार, मैंने तो परसों ही खाए थे। मैं तो तेरा ही टिफिन खाऊंगी। ये कहानी है इन्हीं दो सहेलियों की, गरिमा और अंकिता। गरिमा गरीब घर से थी और उसके पिता मजदूरी किया करते थे, जबकि अंकिता एक अमीर सेठ की बेटी थी जो कि एक फैक्ट्री के मालिक थे। अंकिता जानबूझकर रोज गरिमा के टिफिन से ही खाना खाती थी और उसे अपना टिफिन दे देती थी ताकि गरिमा भी अच्छा खाना खा सके। फिर एक दिन, अंकिता सुन, कल मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। हैं? पर क्यों? तेरे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा यार? वो मुझे पापा के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जरूरी है। अच्छा, कोई लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं है? हट पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पापा के चाचा है ना, वो बहुत बीमार है, तो पापा के साथ बस उन्हें ही देखने जाना है। अच्छा, परसों तक तो आ जाएगी ना? हाँ, मैं कल शाम को ही लौट आऊंगी, तू चिंता मत कर। अच्छा तो चल फिर एक काम करते हैं, मैं शाम को तेरे घर आती हूँ, साथ में गोलगप्पे खाने चलेंगे, क्या बोलती है? डन, बट टाइम से आ जाना, हर बार लेट करती है तू। अंकिता को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बात का उसे जरा भी घमंड नहीं था और अंकिता की यही बात गरिमा को सबसे अच्छी लगती थी। पढ़ाई में अंकिता ठीक ठाक थी, जबकि गरिमा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसीलिए परीक्षाओं के दिनों में गरिमा अंकिता की पढ़ाई में बहुत मदद करती थी। फिर उसी शाम, गरिमा, ओ गरिमा, बाहर आना। अरे अंकिता, कैसी हो बेटी? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नमस्ते,
मैं ठीक हूँ बेटी। अच्छा, वो आपके चाचा जी कैसे हैं अब? बस बेटी, अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उम्र भी तो हो गई है ना। जी अंकल, वो गरिमा। ले आ गई मैं। पापा मैं जरा थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। अंकिता गरिमा को अपनी कार में बिठाकर बाजार ले गई और दोनों ने जी भरकर गोलगप्पे खाए। फिर दोनों काफी देर तक बातें करती रहीं, जिस वजह से गरिमा को घर लौटने में देर हो गई। और फिर गरिमा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? पापा प्लीज अब फिर से वही बातें मत शुरू करना आप। क्यों ना करूं? तेरे कहने पर मैं उस अंकिता के सामने कुछ नहीं कहता। पर बेटी, तू मेरी बात समझ। ये सारे पैसे वाले एक जैसे ही होते हैं। पहले खुद ही हमारे भले बनते हैं और फिर। पर पापा अंकिता वैसी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तुझे मैंने लाख बार समझाया है। तू उसे पढ़ाती है ना, बस इसीलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। इधर किशोर गरिमा को समझा रहा था तो दूसरी तरफ अंकिता के पापा सेठ अमरलाल भी गुस्से से अंकिता का इंतजार कर रहे थे। कहाँ गई थी अक्कू? वो मैं और गरिमा गोलगप्पे खाने गए थे पापा, बस मेन मार्केट में। अरे तो मुंशी जी को कह दिया होता, यही मंगवा लेते तुम्हारे लिए गोलगप्पे। पापा पर गोलगप्पे खाने का मजा तो ठेले पर खड़े होकर ही आता है, और फिर कल गरिमा बाहर जा रही है तो। ओहो अंकिता, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, उस फटीचर से दूर रहो। तुम्हारे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती वो। पापा प्लीज, वो मेरी दोस्त है, उसके बारे में तो ऐसा मत बोला कीजिए आप। बेटी, इस बात को गांठ बांध लो। अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसकी नजर तुम्हारे पैसों पर है। तुम उसे घुमाती फिराती, खूब खिलाती पिलाती हो, तो बस इसीलिए वो तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक कर रही है। देखना, एक दिन आएगा और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर तुमसे पैसे मांगेगी। पापा गरिमा बहुत खुददार है, ऐसी नहीं है वो। ये तो वक्त ही बताएगा बेटा कि कैसी है वो। फिलहाल तुम उससे दूर रहो, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं। अंकिता गुस्से में वहां से चली गई। अमरलाल भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, लेकिन उन दोनों के अलावा भी वहां कोई था जो ये सब देख और सुन रहा था। असल में अंकिता गरिमा के घर अपना पर्स भूल आई थी, जिसे वापस देने के लिए गरिमा अंकिता के घर आई थी। लेकिन वो घर के दरवाजे को पार ना कर सकी, क्योंकि उसने वहीं पर अंकिता और अमरलाल की सारी बातें सुन ली थी। वो उदास होकर अपने घर चली गई, लेकिन इस बारे में उसने अंकिता से कभी कुछ नहीं कहा और ना ही गरिमा और अंकिता की दोस्ती में कोई फर्क आया। ऐसे ही वक्त बीता और फिर कॉलेज का आखिरी साल भी पूरा हो गया। कॉलेज के आखिरी दिन अंकिता पूरे कॉलेज में गरिमा को ढूंढ रही थी, लेकिन गरिमा का कहीं कुछ अता पता नहीं था, क्योंकि वो तो अस्पताल में थी। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे पापा को बचा लो। देखो बेटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप जल्द से जल्द 2 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना हम इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। गरिमा अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मदद मांगती है, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। गरिमा ने सोच लिया था कि अब वो अपना मकान गिरवी रख पैसों का इंतजाम करेगी, लेकिन तभी उसे अंकिता का ख्याल आया। ओहो, अंकिता को तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, वो मुझे ढूंढ रही होगी। ऐसा करती हूँ, एक बार उससे मिल लेती हूँ और सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है मकान गिरवी रखवाने में वो कुछ मदद कर सके। ये सोचकर गरिमा अंकिता के घर पहुंची तो वहाँ उसका सामना अंकिता की जगह उसके पिता अमरलाल से हुआ। हाँ बताओ, क्या बात है? अंकल जी, वो मुझे अंकिता से मिलना था। वो अपने मामा के घर चली गई है और अब वो वहीं रहेगी, तो तुम्हें उसे ढूंढने या मिलने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती आपसे। ये बात सुनकर गरिमा को बहुत बड़ा झटका लगा और उसे अपने पिता की कही बात याद आने लगी। तो उसे पढ़ाती है ना, इसीलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तो देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात भी नहीं करेगी। गरिमा को लगा कि उसके पापा सही थे, अंकिता ने उसे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं था, इसीलिए तो वो उससे बिना कुछ कहे जब मिले ही वहाँ से चली गई। ठीक है अंकिता, तुझे लगता है कि मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं ना, तो अब देखना तू, मैं भी खुद को साबित करके दिखाऊंगी और उसके बाद ही तेरा चेहरा देखूंगी। गरिमा की आंखों में आग थी, उसने ठान लिया था कि अब वो कुछ बनकर ही दिखाएगी। जब उसके पापा ठीक होकर घर वापस आ गए, उसके बाद से ही उसने दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। गरिमा ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया और कुछ ही सालों के अंदर वो एक कलेक्टर बन गई। जैन मैम। जय हिंद मनीष, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। बताइए, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी हाँ जी, वो कल दौरे पर आपने मेरे टिफिन के पनीर के पराठे खाए थे। आपको वो पराठे बहुत अच्छे लगे थे ना, तो मैंने आज आपका डिनर फिक्स किया है अपने घर पर। मी एंड माई वाइफ विल बी वेरी हैप्पी मैम। अगर आप आते हैं तो
हाँ, क्यों नहीं, इट्स माई प्लेजर। तो आज की शाम पनीर के पराठों के नाम। ठीक है मैम, शाम को मिलते हैं। लाल बत्ती लगी गाड़ी से गरिमा एसपी मनीष के घर पहुंची। मनीष ने उसे गेट पर रिसीव किया और फिर मनीष ने गरिमा से कहा, मैम, मीट माय डियर वाइफ अंकिता। पूरे 5 सालों के बाद अंकिता और गरिमा एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। तभी गरिमा ने मनीष से कहा, सॉरी मनीष, आई हैव टू गो। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, बहुत अर्जेंट है। मनीष कुछ कह पाता उससे पहले ही गरिमा तेज कदमों से चलते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गई। वो गुस्से से लाल थी तो दूसरी तरफ अंकिता वहीं दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोने लगी। इस बात को कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब किसी जगह दंगे की स्थिति पैदा हो गई थी तो मनीष वहाँ सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगा था। लेकिन तभी एक दंगाई ने मनीष पर एक हथियार से हमला कर दिया। मनीष को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया और इत्तेफाक ये था कि वो अस्पताल उसी ठीक इलाके में था जहाँ कभी गरिमा और अंकिता रहा करते थे। मनीष के घायल होने की खबर सुनते ही गरिमा और अंकिता फौरन अस्पताल पहुंचे, पर पहले अंकिता अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए वो एक मिनट बेटा, आपको मैंने पहले कहीं देखा है। आप तो वही हो ना जिसने उस दिन उस गरीब की मदद की थी? हाँ, अंकिता, यही है ना आपका नाम? हाँ जी सर, पर आपने वो बात किसी को बताई तो नहीं ना? नहीं बेटी, पर तुम्हारी दोस्त आई थी बाद में। उसके हाथ में पैसे थे। सुना है अपने पिता को बचाने के लिए उसने अपना घर गिरवी रखा था, पर तुम्हारी मदद की वजह से उसका घर बिकने से बच गया। मैंने उसे नहीं बताया कि उसके पिता के ऑपरेशन के लिए सारे पैसे तुमने दिए थे। नहीं सर, वो मेरे पापा के पैसे थे। अपने दोस्त के पापा की जान बचाने के लिए असल में मुझे अपनी दोस्ती गिरवी रखनी पड़ी। पहले अपनी प्यारी दोस्त खो दी, लेकिन अब अपने पति को नहीं खो सकती मैं। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं नहीं जी पाऊंगी। ये कहकर अंकिता रोने लगी। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अंकिता ने पलटकर देखा तो वो गरिमा थी। तेरे साथ भगवान कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा तू ही सही थी मेरी बहन। गरिमा की बात सुनकर अंकिता फौरन उसके गले लग गई और उन दोनों को देखकर मनीष भी मुस्कुरा दिया। इसे डॉक्टर साहब ने पहले ही खतरे